गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 के छात्रों को फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का पहला पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, पोएम को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोएट के बारे में देना चाहेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए फेमस अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट के एक मशहूर कवि थे, बहुत ही ख्याति प्राप्त पोएट थे। ही वॉज बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26, 1874। उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 में हुआ था। हिज फादर बिलोंग टू न्यू इंग्लैंड। उनके पिताजी न्यू इंग्लैंड के थे। एंड हिज मदर वाज आ स्कॉटिश इमिग्रेंट फ्रॉम एडिनबर्ग। और उनकी माँ एक स्कॉटिश इमिग्रेंट महिला थी, अर्थात वो एडिनबर्ग से भाग करके स्कॉटलैंड आई थी। तो वो एक स्कॉटिश इमिग्रेंट महिला थी। बाई 1920 1920 तक फ्रॉस्ट वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन अमेरिका। फ्रॉस्ट अमेरिका में सबसे माने जाने कवि हो गए। हिज पोइटिकल वर्क्स, उनकी जो पोइटिकल वर्क्स हैं, कविता के क्षेत्र में कविता के क्षेत्र में उनकी जो कृतियां हैं वो ढेर सारी हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं पोइटिकल वर्क्स, जैसे अ बॉयज़ विल और नॉर्थ ऑफ बोस्टन, न्यू हैम्पशायर, अ फर्दर रेंज, स्टीपल बुश एंड इन द क्लियरिंग। ये इनकी पोइटिकल वर्क्स थी। इंक्रीज्ड हिज फेम एंड ऑनर, और ये सारी कृतियाँ इनके ख्याति और सम्मान को खूब बढ़ाई। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वाज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923। तो बच्चों, जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, यह कोई अलग से पोएम नहीं है। यह न्यू हैम्पशायर एक इनका पोइटिकल वर्क है, उसी में ये कविता है। तो उसी न्यू हैम्पशायर से ये डस्ट ऑफ स्नो ली गई है। दिस कलेक्शन अर्नड हिम द पुलित्ज़र प्राइज़, और इसके लिए उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ से विभूषित किया गया, नवाजा गया। एंड लेफ्ट द वर्ल्ड ऑन जनवरी 29, 1963। और वह 29 जनवरी 1963 को इस दुनिया को हमेशा के लिए विदा कर दिए, अर्थात इस दुनिया से रुखसत हो गए। प्यारे बच्चों, तो ये तो रहा पोएट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब आइए थोड़ी सी पोएम के बारे में जान लें कि पोएम है क्या, पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है। तो बच्चों, ये देखिए, कह रहा है कि द पोएम डिस्क्राइब्स ए वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। पोएम में बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत ही साधारण घटना के बारे में बताया गया है। इट टेल्स अस, ये हमें बताती है कि दैट समटाइम्स, कि कभी कभी, इवन अ स्मॉल इंसिडेंट में प्रूव टू बी ऑफ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। ये हमें बताती है कि कभी कभी एक छोटी सी घटना के बड़ी घटना या महत्वपूर्ण घटना साबित हो जाती है। द पोएट इज़ अ लिटिल डिजेक्टेड एंड अपसेट। इस कविता में पोएट थोड़ा सा निराश है और
थोड़ा सा बेचैन है। व्हाइल पासिंग बाई अंडर द हेमलॉक ट्री, जब वो हेमलॉक वृक्ष के नीचे से गुजर रहा था। सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शेक्स द ट्री, अचानक पेड़ पर बैठा कौवा वृक्ष को हिलाता है। एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फॉल अपॉन द पोएट, और वृक्ष से बर्फ का एक सुंदर छोटे छोटे कण पोएट के ऊपर गिरते हैं। द सॉफ्ट एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ये जो मुलायम और ठंडा स्पर्श था, टच था स्नो का, वो पोएट के मूड को पूरी तरह से बदल देता था, बदल दिया। अर्थात जो वो दुखी मूड में था वो हैप्पी मूड में हो जाता है। एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग रिफ्रेश्ड, और वो तरोताज़ा महसूस करने लगता है। इन दिस वे अ सिंपल मूवमेंट, इस तरह से एक साधारण क्षण या एक साधारण घटना प्रूव्स टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड आर एंडेड इन रिग्रेट, और पोएट के शेष दिन को खराब होने से बचा लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये पोएम की समरी थी। अब आइए हम सीधे पोएम को पढ़ते हैं। तो आप बच्चों देखें कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। कि हमारे कुछ सुपरस्टिशंस हैं, कुछ बैड ओमन हैं, जैसे स्नीज आ जाना या बिल्ली रास्ता काट देती है। इस तरह से कुछ हमारे बैड ओमन हैं। अगर वो हमारे जीवन में घटित होते हैं तो हम उनको अपशगुन मान लेते हैं, उनको हम बुरा मान लेते हैं। लेकिन पोएट के जीवन में ये छोटी घटना बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। वो दिन भर बहुत ही उदास था, बहुत ही अपसेट था, डिजेक्टेड मूड में था, मेलानकोलिक मूड में था। लेकिन ये क्रो और हेमलॉक वृक्ष, जो कि ये निगेटिव क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, क्रो भी निगेटिव क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और हेमलॉक वृक्ष तो पॉइजनस है ही, ये भी निगेटिव क्वालिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन ये निगेटिव क्वालिटी देने वाले चीज़ पोएट के जीवन में महत्वपूर्ण साबित हुए। यानी दिन भर वो बहुत ही दुखी था, लेकिन अंत में यही क्रो और हेमलॉक की वजह से उसका शेष दिन बर्बाद होने से बच गया, अर्थात वो हैप्पी मूड में आ गया। तो आइए अब इस पोएम को पढ़ते हैं बच्चों। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे, रास्ते में, द वे ऑन द पाथ, द वे मीन्स ऑन द पाथ, ऑन द पाथ, रास्ते में। अ क्रो, एक कौवा, क्रो, अ ब्लैक कलर्ड COLO, अ ब्लैक कलर्ड बर्ड, ये काले रंग की पक्षी है क्रो। रास्ते में एक कौवा शुक, शुक मीन्स गेव अ जर्क, झटका दिया, हिलाया। शेक का पास्ट टेंस है शुक, शुक माने झटका दिया, हिलाया। डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री,
द डस्ट ऑफ स्नो, ये द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स सॉफ्ट पार्टिकल्स, सॉफ्ट पार्टिकल्स ऑफ आइस, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पौधा है, पेड़ है। तो आइए देखते हैं, दबे अक्रो सुक डाउन ऑन मी, रास्ते में एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, रास्ते में एक कौवा हेमलॉक वृक्ष को हिलाता है और हेमलॉक वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े गिरते हैं। यानी पोएट जा रहा था और रास्ते में ही वो हेमलॉक ट्री था, उसी हेमलॉक ट्री पर ये कौवा बैठा था और जैसे ही वो पेड़ के नीचे पहुंचा तो कौवा ब्रांच को झटका दिया, हिलाया और उसी पेड़ से पोएट के ऊपर बर्फ के कुछ मुलायम टुकड़े गिरे। तो आइए अब देखते हैं दूसरे स्टेंजा में क्या होता है। पहले में तो एक छोटी सी साधारण सी घटना घटित हुई पोएट के साथ, लेकिन दूसरे में देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और वो कह रहा है कि और इससे मेरा हृदय एकाएक बदल गया, मेरे दिल को सुकून मिला। यानी एक छोटी सी घटना, बर्फ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हेमलॉक वृक्ष से पोएट के ऊपर गिरे और कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और मेरे हृदय को, मेरे मन को अचानक बदल दिया, अर्थात मेरा मूड बदल गया, मेरा मूड प्रसन्न हो गया, मैं प्रसन्न हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और कह रहा है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और दिन के शेष भाग को बर्बाद होने से बचा लिया। अर्थात जो मैं दिन भर अपसेट रहता, बेचैन रहता, डिस्पेयर में रहता, वो छोटी सी घटना होने से जो दिन का शेष भाग था, कुछ भाग बचा हुआ था, वो बर्बाद होने से बच गया। तो प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं कि जो हमारी सुपरस्टिशंस हैं, ब्लाइंड बिलीफ्स हैं, वो हम हमेशा बुरा ही रिजल्ट देती हैं, नहीं। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें अच्छी हैपनिंग्स के में चेंज हो जाती हैं, जैसा पोएट के जीवन में हुआ। तो आइए अब हम इस पोएम में क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनकी चर्चा करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यहाँ देखिए शुक डाउन ऑन मी, ये देखिए यहाँ प्यारे बच्चों एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, एजोनेंस, ये एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ एजोनेंस द रिपीटेशन ऑफ अ वॉवेल साउंड बिफोर और विदिन और एट द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड एजोनेंस। यानी जो एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, इसमें वॉवेल साउंड का रिपीटेशन सेंटेंस में या तो शुरू में या फिर मिडिल में या फिर एंड में होता है, उसी को हम एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखिए इसमें सुक में ओ साउंड को प्रोमिनेंट है, डाउन में भी ओ वावेल साउंड प्रोमिनेंट है, और आन में भी ओ वावेल है, ये भी प्रोमिनेंट है। तो यहाँ एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ।
फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। है दूसरे में देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट। अब यहाँ देखिए हैज़ और दूसरा शब्द है हार्ट। हैज़ और हार्ट देखिए ये एक एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच मीन्स alliteration is a figure of speech in which same consonant sound is repeated in consecutive words in the beginning of words। यानी जो alliteration figure of speech है ये वर्ड के शुरू में जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसी का रिपीटेशन होता है। तो इसमें देखिए हैज़ में एच देखिए और हार्ट में भी एच है, यानी हा वावेल साउंड है, यानी एच वावेल हैं और हा साउंड का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखिए बच्चों, एंड सेव्ड सम, यहाँ सेव्ड और सम यहाँ भी देखिए तो यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो सेव्ड में देखिए यस है पहला कॉन्सोनेंट और सम में भी एस है पहला ही लेटर कॉन्सोनेंट है और सा साउंड का रिपीटेशन हुआ है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। और लास्ट में देखिए ऑफ अ डे आई हैड रोड। अब यहाँ डे देखिए और हैड है और यहाँ रोड है, तो यहाँ कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। यानी कॉन्सोनेंस जो फिगर ऑफ स्पीच है ये द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एनीवेयर विद इन द वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। ये कॉन्सोनेंट साउंड सेंटेंस में वर्ड में कहीं भी रिपीट किया जाए तो उसे कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसमें देखिए डे में देखिए डी कॉन्सोनेंट है, हैड में डी देखिए लास्ट में ये भी कॉन्सोनेंट है, रोड में डी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ डी जो कॉन्सोनेंट है वो प्रोमिनेंट है, इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब बच्चों आगे देखिए कि ये जो पोएम है ये देखिए द वे अक्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें ये पूरी चारों लाइन में देखिए यहाँ इंजाइममेंट है, इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों। देख इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच उसको कहते हैं जैसे द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ ए लाइन कपलेट और स्टेंजा। यानी पूरा का पूरा कपलेट या क्वेट्रेन या स्टेंजा पूरा समाप्त हो जाता है तब कहीं जा कर के फुल स्टॉप या पंचुएशन मार्क होता है, बीच में कहीं नहीं। तो देखिए द बे अक्रो यहाँ भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, शुक डाउन ऑन मी यहाँ भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, द डस्ट ऑफ स्नो यहाँ भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री यहाँ भी कोई पंचुएशन मार्क नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा स्टेंजा जो 4 लाइनों का बना है ये इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आगे देखते हैं दूसरे में भी यही है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। तो इसमें भी आप देखो बच्चों, तो इसमें भी पूरा जो है इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच है। इंजाइममेंट यहाँ देखिए पूरी लाइन आप देख रहे हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट इसमें कहीं पंचुएशन मार्क नहीं है, अ चेंज ऑफ मूड यहाँ भी नहीं है, एंड सेव्ड सम पार्ट यहाँ भी नहीं है, ऑफ ए डे आई हैड रोड यहाँ भी नहीं है। तो लास्ट में जाकर के फुल स्टॉप लगा हुआ है, या ये भी स्टेंजा इंजाइममेंट का ही एक फाइन एग्जाम्पल है। तो अब आइए बच्चों, ये तो हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम इसके वो राइमिंग पैटर्न को देख लेते हैं। ये जो राइमिंग पैटर्न ही पोएम की
खासियत होती है, मेन क्वालिटी है। तो जो लास्ट वर्ड है वो देखते हैं किससे राइमिंग कर रही है। क्रो स्नो, यानी दूसरी लाइन से नहीं तीसरी लाइन से कर रहा है। हम दूसरी लाइन की देखते हैं, मी और ट्री, ये रिदम में है। तो जब भी हम नाम देते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में हम किसी कोई भी नाम देते हैं तो वो ए से शुरू होता है। तो हम इसको ए नेम दे दिए। क्रो, क्रो से फिर ये मिलान कर रहा है, यहाँ ए हो गया, ये हो गया। अब आते हैं मी, ए से नहीं कर रहा है तो हम इसको बी नेम दे देते हैं। और ट्री भी बी हो गया, यानी पहली फर्स्ट राइम्स विद द सेकंड एंड फर्स्ट राइम्स विद द थर्ड एंड सेकंड राइम्स विद द फोर्थ। तो इस तरह से इसकी जो राइमिंग हुई बच्चों वो ये है कि ए बी, ये है इसकी राइमिंग स्कीम। अब दूसरे को देख लेते हैं। यहाँ हार्ट है, पार्ट है, मूड है, रूड है। तो ना तो ए से रिदम में है ना तो बी से, तो हम इसको सी नेम दे देते हैं। और यहाँ सी हार्ट, ये पार्ट, यहाँ भी ये सी है। और हार्ट दूसरी लाइन से नहीं राइम कर रहा है तो हम इसको डी नेम दे देंगे। रूड, इसको भी डी नेम दे देंगे। तो सी डी, ये दूसरी है सी डी। तो इस तरह से बच्चों ये पूरी पोएम हमने आपको एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी डिवाइसेस सहित समझा दिया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पोएम पसंद आई। थैंक यू।